नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज याद केएन सिंह, 1 सितंबर को उनका जन्मदिन था। 1 सितंबर 1908 को वे देहरादून में पैदा हुए थे। देहरादून के बैरिस्टर चंडी प्रसाद सिंह के बड़े बेटे थे और उनके पिता चाहते थे कि बेटा भी मेरी तरह बैरिस्टर बने और नाम कमाए। लेकिन उन्होंने अपने पिता को देखा कि कैसे उन्होंने एक कातिल को, जो सचमुच में कातिल था, उसको बचा लिया था। और इस बात से उन्हें बहुत धक्का लगा कि अगर मुझे बैरिस्टर बनकर यही करना है तो फिर मैं ये काम नहीं करूँगा। और फिर उनकी खेल में रुचि हुई। खेल में वो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन गए थे और बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा लेने जाने वाले थे। लेकिन तभी उनकी बहन की तबीयत ख़राब हुई। उनकी आँखों का ऑपरेशन था कलकत्ता में और बड़े भाई होने की वजह से उनको यह भूमिका निभानी पड़ी। वे बहन की देखभाल के लिए कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता जाने के बाद एक अजीब सा संयोग हुआ कि वहां उनकी मुलाकात पृथ्वीराज कपूर से हो गई। और पृथ्वीराज कपूर ने उनका परिचय, जिस ढंग से वो दिखते थे, जैसे उनकी आंखें थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देवकी बोस से मिलवा दिया। देवकी बोस उन दिनों न्यू थिएटर्स के बहुत मशहूर डायरेक्टर थे। देवकी बोस ने भी उन्हें देखा और बहुत पसंद किया। उन्होंने सुनहरा संसार में उनको मौका दिया और उस फिल्म से उनकी शुरुआत हो गई। और इसके बाद न्यू थिएटर्स में उनकी नौकरी भी लग गई 150 रुपये महीने पर। तब ऐसा ही होता था, तब कलाकारों को वहाँ पे सैलरी पर रखा जाता था स्टूडियो में और फिर वहीं सारा तय होता था, महीने का एक पैसा मिल जाता था और फिर महीने में जितना काम होगा उतना आपको काम मिलता था। लेकिन वहाँ उन्होंने जो फिल्में की उससे उनके काम से लोग इतने प्रभावित हुए, खास करके बम्बई के निर्देशक, कि AR कारदार ने उनको बुलाया बम्बई और वे बम्बई आए। उसके पहले पृथ्वीराज कपूर आ गए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने फाजली भाई के साथ काम किया। फाजली भाई के साथ उन्होंने इंडस्ट्रियल इंडिया, पति पत्नी और शिकस्त जैसी फिल्में की और वहाँ से फिर वे आगे बढ़ते चले गए। और कुछ दिनों तक फाजली भाई के साथ काम करने के बाद उन्होंने नानजी भाई देसाई के साथ काम किया और फिर बाद में मिनरवा मूवी टोन में सोहराब मोदी ने उनको ले लिया। सोहराब मोदी ने जब मिनरवा मूवी टोन में उन्हें रखा तो 500 रुपये महीने दिए। ये लगातार उनकी तरक्की होती जा रही थी। कलाकारों के दर से, कलाकारों के रेट से पता चलता था कि उनकी कितनी मांग है। केएन सिंह यही नहीं रुके। देविका रानी, जो कि बॉम्बे टाकीज़ की सर्वे सर्वा थी, उन्होंने उनको देखा, उन पर उनकी नज़र थी और उन्होंने बुलाया और पूछा कि भाई तुम आओ बॉम्बे टाकीज़ के साथ काम करो। और फिर पूछा कि तुम्हें क्या पैसे चाहिए। तो केएन सिंह ने कहा कि ये आप तय करें कि मुझे कितना मिलना चाहिए। बहुत ही चालाक जवाब था उनका और तय हुआ कि 1600 रुपये महीने आपको मिलेंगे। 1600 रुपये महीने और इसके अलावा स्टूडियो आने और वहाँ से घर जाने के लिए टैक्सी का किराया भी मिलेगा। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। और फिर उन्होंने बॉम्बे टाकीज़ की फिल्म की। बॉम्बे टाकीज़ में उनकी एक फिल्म थी ज्वार भाटा। आप सभी को याद होगा, वो दिलीप कुमार की लॉन्चिंग फिल्म थी। अमीय चक्रवर्ती उसके डायरेक्टर थे और जिस दिन पहला शॉट लिया जाना था दिलीप कुमार पर, उस दिन केएन सिंह भी वहाँ आए हुए थे। और जाहिर सी बात है उनके अंदर भी जिज्ञासा थी कि नया कलाकार कैसा काम करता है। लेकिन दिलीप कुमार ने जब केएन सिंह को वहाँ मौजूद देखा तो वे घबरा गए और कुछ उनकी घबराहट अमीय चक्रवर्ती ने समझ ली और उन्होंने केएन सिंह को बुलाया और उनको सलाह दी कि आप थोड़ी देर के लिए स्टूडियो के बाहर चले जाएं और वहीं जाके चाय वाय पिएं, फिर जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे। केएन सिंह को ये व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने पूछा अमीय चक्रवर्ती से कि बात क्या है, तो उन्होंने सही बात बता दी। सही बात बता दी तो केएन सिंह खुद दिलीप साहब के पास गए। दिलीप साहब के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा, उन्हें समझाया और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों अच्छे दोस्त बन गए।
और दोस्त बनने के बाद से फिर दोनों ने काफ़ी सारी फिल्में एक साथ में की, और उनकी तो 4-5 फिल्में हैं ही जिसमें उन्होंने दोनों ने साथ काम किया है। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब देखें कि जो से भारत में स्टूडियो सिस्टम टूट रहा था और लगभग 1944 आते आते ये तय हो गया था कि अब स्टूडियो सिस्टम नहीं रहेगा। सारे कलाकार वहाँ से निकल रहे थे और फिर वे बाहर इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे। जो जिस प्रतिभा का था, जिसकी जितनी पूछ थी, जितनी मांग थी, उस हिसाब से काम मिल रहा था। के.एन. सिंह को भी काम मिला, और के.एन. सिंह को शुरू में ही स्पष्ट हो गया था कि भाई उन्हें हीरो की भूमिका तो नहीं मिल सकती, उन्हें खलनायक की ही भूमिका मिलेगी। लेकिन खलनायकी में उन्होंने एक नया मिजाज गढ़ा उसका। आप देखें, जब भी उनकी कोई फिल्म आती थी, वे हीरोइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते थे, उसे छूते तक नहीं थे, उनके मुंह से गाली नहीं निकलती थी, और न वे गाली सुनते थे। कोई भी नायक उनको गाली नहीं दे सकता था। ये उनकी कदर थी, ये उनका मयार था, और जिसकी वजह से उन्होंने एक ख़ास पहचान बनाई थी। और उनकी भौहें, उनकी आँखें और उन पाइप लिया हुआ उनका चेहरा जिस तरीके से भय क्रिएट करता था पर्दे पर, कि उनके आते ही लोगों को महसूस होने लगता था, दर्शकों को महसूस होने लगता था कि अब ज़रूर कुछ न कुछ हीरो के साथ गड़बड़ होगी। कभी भी के.एन. सिंह को लोगों ने चीखते चिल्लाते नहीं देखा विलेन की भूमिकाओं में। हमने बाद के दिनों में देखा है कि विलेन कैसे चीखते चिल्लाते हैं या मैनरिज्म या चेहरे बनाते हैं, लेकिन के.एन. सिंह ने इन सारी चीज़ों में कभी यकीन नहीं किया। वे मुंबई आने के बाद भी अपने पुराने दोस्तों के टच में रहे। पुराने दोस्त जो उनके न्यू थिएटर्स में दोस्त बने थे, के.एल. सहगल थे, पृथ्वीराज कपूर थे, पहाड़ी सन्याल थे, इन सभी के साथ उनकी दोस्ती थी, और ये दोस्ती यहाँ भी बनी रही। महफिल जमती थी रोज़ रात में, और जाहिर सी बात है ये 3-4 दोस्त जमा होते थे तो उसके बाद और भी लोग वहाँ चले आते थे। ऐसे ही एक जब महफिल में कमरे में काफ़ी सिगरेट का धुआं भर गया, चूँकि उस कमरे में 10-12 लोग जमा थे और पार्टी चल रही थी, तो के.एन. सिंह ने खिड़की खोल दी तो देखते क्या कि बाहर जो बारिश हो रही थी, बारिश में सैकड़ों लोग छाते लेके खड़े हैं। बड़ा चौंके हुए, पता किए कि भाई कौन है ये लोग, क्यों है यहाँ खड़े हैं। पता चला कि उनको भनक लग गई थी कि के.एल. सहगल यहाँ आए हुए हैं और वे गाना गाएंगे। तो उनके गीत को, उनके गाने को लाइव सुनने के लिए वह भीड़ वहाँ जमा हो गई थी, और इस तरीके से उन्होंने ये रियलाइज़ किया। बाद में उन्होंने बहुत शेयर किया अपनी बातें, और तबस्सुम के एक शो में उन्होंने बहुत ईमानदारी से बात कही थी कि कैसे वे एक एक कर इनके दोस्त जब बिछड़ गए तो अकेले हो गए थे। अकेले तो इस कदर हो गए थे कि उन्होंने तबस्सुम को बताया था कि मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ कि कभी घर की घंटी बजे। घर की घंटी नहीं बजती है तो इंतज़ार करता हूँ कि टेलीफोन की घंटी बजे, लेकिन वह भी नहीं बजती है। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता रहा है। जो भी बुजुर्ग कलाकार होते हैं वे धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनकी पूछ कम हो जाती है, उनसे मिलने जुलने वाले कम हो जाते हैं। शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि मैं हर जन्मदिन पर अपने जो पुष्प गुच्छ आते हैं, जो बुके आते हैं, उनको गिनता रहता हूँ ताकि पता चले कि अब मेरी मांग कैसी है, अब मेरी पूछ कैसी है। ये बहुत ही कड़वा सच है फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन वही के.एन. सिंह के साथ भी हुआ। लेकिन के.एन. सिंह के मन में कोई खलिश नहीं थी। उन्होंने इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने नए निर्देशकों के साथ भी काम किया, नए कलाकारों के साथ काम किया, और बहुत मन लगाकर काम किया उनके साथ। हाँ, एक बात ज़रूर कहते थे वो कि जब से स्टार सिस्टम आया है तब से स्टार की तूती बोलने लगी है। उसके पहले
निर्माता की तूती बोलती थी, निर्माता सब कुछ होता था, सर्वे सर्वा होता था। तो उनकी राय थी कि अगर जब तक निर्माता सर्वे सर्वा थे, उनके कंट्रोल में चीज़ें थी, तब तक सब कुछ बहुत सुनिश्चित तरीके से, सुचारू तरीके से चलता था। लेकिन जैसे ही स्टार के हाथ में कमान आई, उसके बाद से स्थितियाँ बिगड़ती चली गई हैं फिल्म इंडस्ट्री की। और अभी तो हम सभी जानते हैं कि कैसे स्टार डिसाइड करते हैं सब कुछ। वे निर्माता भी तय करते हैं, निर्देशक भी तय करते हैं, फिल्म का बिजनेस भी तय करते हैं। सारी चीज़ें, लगभग सारा कारोबार फिल्म के स्टार पर निर्भर करता है। आप तभी सफल निर्देशक हैं जब आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे स्टार हों जो आपकी फिल्म करने के लिए राज़ी हों। तो ये के.एन. सिंह के बहाने हम बात कर रहे थे, और आज हम के.एन. सिंह को फिर से याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।